अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप में से जितने भी लोग कहानी सुन रहे होते हैं, कहानी के दरमियान या कहानी सुनने के बाद बहुत सारे वो वाक़यात जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुने होते हैं, अपने गांव की किसी वाक़ये को वो याद कर लेते हैं, या कोई ना कोई बीता हुआ ऐसा पल जो उनके साथ गुज़र चुका होता है, तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी इसी को कहानी की सूरत में ऑफ कैमरा स्टोरी में भेजूं ताकि मजहर मलिक इसको सुना दे। तो मैं कहता होता हूं कि ये मेरा नहीं, आपका चैनल है MMTV की, आप तमाम फैमिली मेम्बर हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप में से हर कोई अपनी कहानी भेजे, चाहे उसने बुज़ुर्गों से सुनी, उसके साथ बीते हुए पल, गांव का वाक़या या कोई भी कहानी जो सुन रखी है, आप मुझे भेजेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं ज़रूर अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट जो मैंने पहले भी कल की, आज फिर कहूँगा, कहानी को आपने यूट्यूब पे ही सुनना है, डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि डाउनलोड आप करेंगे या सुनेंगे तो जो नेट आपका इस्तेमाल होता है, जो लोग नेट परचेज़ करते हैं, MBs ख़रीदते हैं, तो नेट तो एक ही जैसा इस्तेमाल होगा, चाहे वो सुन लें या डाउनलोड करें। लेकिन नुकसान ये होता है, जिसने मेहनत करके कहानी रिकॉर्ड की है, अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको यूट्यूब पे नहीं करता हो उस डाउनलोड का, उसके यूँ समझिए आपके डाउनलोड करने से उसके पैसों में हर जाता है, और हमारी जो मेहनत होती है, यकीनन सी बात होती है, इससे एक पैसे आते हैं वो कम हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है, डाउनलोड ना किया करें, उसको यूट्यूब पे ही सुना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैंने कल भी जिस तरह कहा, वरना मजबूरन हो जाती है, बंदा कहता है जब सारे डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर मैं ऐसा टॉपिक शुरू करूं जो वहीं पे लोग देखें, इसको छोड़ दें। तो मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे। हरप्रीत सिंह सिद्धू बहुत ही प्यार करने वाला शख्स आज बाहर हैं कनाडा में, लेकिन बहुत दफ़ा मेरी इनसे बातें हुई, दिल खुश हो गया। सरदार हैं सिद्धू से, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन बहुत ही प्यार करने वाले बंदे। हरप्रीत भाई से मैंने जब भी बात की, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत भरी बातें, हर मज़हब से प्यार, हर इंसान से प्यार बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मदर भाई, मैंने अपनी भी गांव की बीती हुई वो लम्हे, जिस वक्त आप कहते हैं मोहब्बतों का दौर था, प्यार का दौर था, मेरे भी कुछ वाक़यात हैं जो मेरे गांव के हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। सो कहानी आज हरप्रीत सिंह सिद्धू भाई की ज़बानी। कहानी शुरू होती है, एक नाम उनका सारे फर्जी कर लें, उनके बहुत सारे रिश्तेदार मिलने वाले, कोई खफा ही ना हो जाए, तो सब किरदार, सिर्फ उनका नाम हरप्रीत सिंह सिद्धू रियल है, बाकी समझिए सब फर्जी है। कहानी सच्ची है। जिस इलाके की, जिस गांव की ये कहानी है, वहाँ पे दो नहरें बहती थी, इकट्ठी दो नहरें, थोड़े थोड़े फासले पे, और उन नहरों के जो किनारे पे सड़क सी बनी होती है, जहाँ से कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, साइकिल वाला गुजरता है, वहीं पे अक्सर लोग एक रोशनी को देखते थे, एक ऐसी रोशनी जो नज़र आती और गायब हो जाती। वो रोशनी आज भी नज़र आती है। क्या राज है उस रोशनी का, ये आज की कहानी है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए जो लोग आज भी भूलते नहीं हैं। उनमें से दो वाक़यात। पहला वाक़या वो कि उस गांव के अंदर जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो कुछ अरसे के बाद वो बच्चा हंसता खेलता, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा होता कि वो बच्चे का एकदम से सांस बंद हो जाता, ऐसा लगता जैसे वो सांस नहीं ले रहा, और वो पीला होता जाता, यहाँ तक कि महसूस होता माँ बाप को जैसे बच्चे को सांस नहीं आ रहा। वो भरपूर कोशिश करते, कमर मलते, पेट को मलते, बच्चे को उठाते, कहीं सांस की नाली में तो कुछ नहीं चला गया, हर वो तदबीर कर गुजरते, लेकिन बच्चा बच ना सकता। ऐसे 4-5 वाक़यात हुए, और जब लोगों को लगा, वो वाक़यात बाहर लोगों के कानों तक पहुंचे, तो सब सोचने पे मजबूर हो गए, ये कैसे पॉसिबल है, एक बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, दूसरे तीसरे ही तो चौथे बच्चे के साथ हो रहा है। और तकरीबन
मिलते जुलता ही सीन होता है कि बच्चे का इस अंदाज में सांस रुकता है जैसे बच्चे को सांस नहीं आ रहा, और उसके बाद बच्चा फौत हो जाता है। ऐसे ही घर में एक बच्चा ही था जिसके वालिदैन ने वो सारे किस्से कहानियां सुन रखी थी। वो यकीन करते थे कि वो किस्से कहानियां नहीं हैं, कुछ ऐसा ज़रूर है जो गड़बड़ है। इल्म भी रखते थे, अपनी इबादत भी मज़हब की करते थे, तो इसलिए उनको यकीन था कि हम अपने बच्चे के ऊपर हर वक्त निगाह रखेंगे। वो अपनी मज़हब के हिसाब से हर वक्त पढ़ते बच्चे के ऊपर दम कर देते, पढ़ते बच्चे के ऊपर दम कर देते। हंसता खेलता बच्चा था। लेकिन एक दिन माँ को पता नहीं क्यों, जिस तरह कहते हैं ना, छठी हिस्स बता देती है। उसकी माँ को छठी हिस्स ने बताया, बच्चा आज परेशान परेशान सा है, बच्चा आज रोज़ की तरह खेल हंस नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। तो वो एक्टिव होकर अपने बच्चे के पास बैठ गई, और जब उसने देखा उस बच्चे की आंखें ऊपर की तरफ अजीब सी खुल रही हैं, तो वो समझ गई कि जो इस गांव में वाक़यात हो चुके हैं, लगता है वैसा ही कोई वाक़या मेरे भी बच्चे के साथ होने वाला है। वक्त से पहले ही उसको इशारे मिल गए थे, छठी हिस्स ने बता दिया था। बुलाया जल्दी से अपने शौहर को और कहा, मुझे लगता है जो मेरा शकूक व शुबहात थे यकीन में बदलने लगे हैं। मेरे बच्चे के साथ भी कुछ वैसा होने जा रहा है जो गांव के बाकी बच्चों के साथ हुआ है। निकलिए बाहर और इर्द गिर्द कोई भी मर्द या औरत थोड़ा सा भी मशकूक नजर आए, उसको फौरन से पकड़ लीजिए। बाप भी इबादत गुजार था, समझ गया माँ की बात को, अपनी बीवी की बात को। जो माँ भी थी वो बाप भी था। वो अपने बच्चे को गोद में पकड़ के बैठ गई और उसको इस अंदाज में पढ़ पढ़ के फूंके जा रही थी कि बच्चे की कैफियत वैसी होनी शुरू हो गई, उसकी आंखें अजीब सी होनी शुरू हो गई और बच्चे को रुक रुक के सांस आना शुरू हो गया। ये बिल्कुल शाम का टाइम था, जब अंधेरा अपनी ड्यूटी देने के लिए आ रहा था और उजाला ड्यूटी पूरी करके जा रहा था। अंधेरा फैल रहा था, तभी बच्चे की इस अंदाज में जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए जैसे बच्चे को सांस नहीं आ रहा। बाप भी अपनी इबादत, अपनी उस वज़ाइफ को, उन अपने मज़हब की, उनका एक और मज़हब था, मज़हब के हिसाब से पढ़ता हुआ जब बाहर निकला तो उसकी निगाह एक औरत पे पड़ी जो उनके घर के इर्द गिर्द ऐसे मंडला रही थी जैसे उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो आती है और फिर चली जाती है, आती है चली जाती है। वो चुपके से चलता हुआ उसके करीब गया कि ये क्या कर रही है। देखा तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ा रही है, जैसे कुछ पढ़ रही है। बाप था, नेक था, समझ गया, फौरन जाते ही उसको पीछे गुत्त से पकड़ लिया। और उधर ये कैफियत हो चुकी थी जिस वक्त वो गुत्त से उस औरत को पकड़ रहा था, अंदर घर में उस बच्चे का सांस बिल्कुल बंद हो चुका था और माँ बैठी बच्चे को उसी तरह थपक रही थी, कमर मल रही थी जैसे किसी तरह इसका सांस बहाल हो जाए। बच्चा सांस नहीं ले रहा था। उसका जिस्म जो थोड़ी देर पहले झटके लेना शुरू हो गया था, अब इस कंडीशन में आ गया था कि उसका सांस बंद हो गया था। और जैसे ही उसका सांस बंद हुआ तो वो माँ जो अपने बच्चे को लेके बैठी थी वो चीखो पुकार करना शुरू हो गई, बचाओ मेरे बच्चे को, है कोई बचाओ मेरे बच्चे को। और वो इतना ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार कर रही थी कि उसकी आवाज़ शौहर तक भी पहुंच गई जो बाहर खड़ा उस औरत की गुत्त को पकड़े हुए था। वो उसी लम्हे समझ गया, क्योंकि वो भी पूरे घर का चक्कर लगा के देख चुका था कि कोई और नहीं, सिर्फ यही एक औरत थी जो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी। फौरी तौर पे जैसे उसने उसकी गुत्त को पकड़ा और कहा, मुझे पता लग गया है, तू है वो डाइन जो कुछ मुंह ही मुंह में बुड़बड़ा रही है और मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई है। मेरे बीवी के चीखने की आवाज़ आ रही है, रोक दे इसको वरना इससे पहले मैं अभी गर्दन तेरी दबा दूंगा। मुझे पता है तेरी ताकत तेरे इन्हीं बालों में है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो पढ़ना रुकी और उधर से उसने उसकी गुत्त पकड़ी हुई थी, वो समझ गई ये मुझे पहचान गया है, ये मुझे मार भी डालेगा, कोई नेक अल्लाह वाला है। तो वो रुक गई और कहा, हाँ हाँ मुझे माफ़ अगर कर दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ देती हूँ। मुझसे वादा करो, अगर मुझे छोड़ोगे तो तुम्हारा बच्चा मरेगा वरना नहीं मरेगा। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ। जब उसने उससे कसम ले ली तो उसके बाद फिर उसने कुछ ऐसा पढ़ा और मुंह से कुछ ऐसा उगला, एक अजीब व गरीब सा जैसे पीलाहट सा, कोई वॉमिटिंग होती है, इस तरह की चीज़ निकाली और खांसना शुरू हो गई और कहा, मुझे छोड़ दे, तेरा बच्चा बच गया है।
मैंने तेरे बच्चे का दिल खा लिया था, लेकिन अब उसका दिल मैंने वापस डाल दिया है। ये जो कुछ बाहर निकल गया है, तेरे बच्चे को दिल वापस मिल गया है। तूने मुझसे वादा किया था, अब तू मुझे छोड़ने का पाबंद है। जा घर बीवी से पूछ ले। उसने उसको वहीं से ही गुत्त से पकड़े हुए घर लेके गया और बीवी ने कहा, हाँ, इसका सांस चल पड़ा है। बच्चा अब वापस सांस ले रहा था। वो जो बिल्कुल मौत के करीब हो गया था, अब वो वापस जिंदगी की तरफ लौट आया था। उसने कहा, देखा, इसका दिल बच गया है, अब मुझे वादे के हिसाब से छोड़ दे। उसने कहा, मैं वादे के हिसाब से तुझे छोड़ूंगा तो सही, लेकिन उसके साथ साथ तुझे भी आज मेरे साथ वादा करना होगा। आज के बाद दोबारा कभी तू ऐसा किसी के साथ नहीं करेगी, वरना मैं अभी तुझे मार दूंगा। उस औरत ने कहा, तू मुझे जो कसम देता है मैं मानने को तैयार हूं। मैं आज के बाद ना नजर आऊंगी, ना कुछ ऐसा काम करूंगी। और फिर उसके बाद उसने उसको कसम दिया और उससे हल्फ लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। और कहते हैं फिर गांव में वो औरत दोबारा कभी नहीं नजर आई और ना ही किसी बच्चे के साथ दोबारा से कोई मसला हुआ। वहीं उसी गांव में एक और वाकया भी जो हुआ, जो बड़ा मशहूर हुआ। रिश्ते उन्होंने बड़े गिनवाए हैं हरप्रीत भाई ने, लेकिन मुझे रिश्तों के मामले में मुझे नहीं याद रहते। मैं माजरत खाऊँ हरप्रीत भाई, जो रिश्ते आपने गिनवाए हैं, मैं बस करीबी रिश्तेदार कह देता हूँ। सिद्धू भाई, उनके घर के अंदर एक खातून अल्लाह को प्यारी हो गई। एक रूटीन, जिंदगी के रूटीन में आना जाना तो लगा हुआ है। कहीं किसी घर में खुशखबरी सुनाई जा रही है, अल्लाह ने बेटी दी है, अल्लाह ने बेटा अता किया है। वहीं पे किसी घर में मातम भी घर में है, अल्लाह को प्यारी हो गई, फौत हो गई, गुजर गई। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। कहीं से ज़िंदगी शुरुआत ले रही है बच्चे की सूरत में, और कहीं ज़िंदगी का इख्तिताम हो रहा है मौत की सूरत में। तो उस घर में भी मौत वाक़ हो गई थी। सब रोए धोए अपनी प्यारी के ऊपर, और एक रस्म अदा की, खुदा हाफिज़ करने की, दुनिया से रुखसत करने की रस्म अदा कर दी गई। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए कि कुछ दिन बाद उसी घर की एक औरत ने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब में वही औरत, उसी घर की फ़र्द जो थी, उसके ख्वाब में आई और उससे कहा, जो घर का चूल्हा है मिट्टी का बना हुआ, उस चूल्हे के नीचे मैंने अपने जेवरात को दबा दिया था। सो आज तुम्हें ख्वाब में आके बता रही हूँ, घर वालों को बता दो, तुम पे एतमाद है, कोई और न ले उड़े, ये तुम्हारे हवाले। अब तुम इस घर की बड़ी हो, मेरे बाद तुम ही इस घर को संभालोगी, ये जेवरात निकाल लो। एक ख्वाब था, देखा। वो सुबह उठी, परेशान हो गई कि ये कैसा ख्वाब था, कैसा उलझा हुआ ख्वाब देखा। घर वालों को बताया तो घर वाले हंस पड़े कि कौन से दौर की बात कर रही हो, कौन सी बातें कर रही हो, ये ख्वाब होते हैं, कहाँ से ऐसे जेवरात ऐसे ज़मीन में गाड़े होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हुई। 2-3 फ़र्द जो घर के थे इस तरह बातें करते रहे। तो उसने कहा, एक चूल्हा ही तो उखाड़ना है, मैं नया बना दूंगी, लगवा दूंगी, क्या हर्ज पड़ता है। ख्वाब देखा है, ये हकीकत नहीं है, ख्वाब है, ख्वाब झूठे होते हैं, मान लिया आपकी बात को, उखाड़ने में क्या हर्ज है। खैर, वो कायल करने में कामयाब होगी। और जब कहते हैं उस चूल्हे को जो मिट्टी का बना हुआ था उसको उखाड़ा गया, तो 2.5 फुट के नीचे से वाकई जेवरात दफन थे। एक गुठली सी थी जो शापर में दफनाई गई थी और वाकई वो निकाल ली गई थी। और सब घर वाले हैरान थे, क्या ऐसा हो सकता है कि ख्वाब में आके कोई इस तरह बता के जाए। मुझसे भी ये सवाल भी पूछा गया। स्टोरी के एंड में इसका जवाब दूंगा। कहानी की तरफ तो ये 2 वाक़यात थे उन्हीं के गांव के, हरप्रीत भाई के। सिद्धू भाई कहते हैं, कहानी मैंने शुरू की थी, उस गांव के अंदर 2 नहरें थीं जो बहती थी। वहीं पे एक रोशनी का गोला सा नज़र आता। कभी कभी इस अंदाज में होता, इक्का दुक्का तो मोटरसाइकिल थे। ये बात है तकरीबन 1950-1960 के दहाके की। किसी किसी के पास सवारी थी, साइकिल ही वाहिद सवारी होती थी। रोशनी को लोग देखते तो वो यही समझते कि यार ये कोई मोटरसाइकिल गुजर रहा होगा, कारें जीपें तो इतनी थी नहीं, उसकी रोशनी होगी। लेकिन अक्सर लोग कहते थे कि ये रोशनी नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। क्योंकि वो उन जो 2 नहरें बनी हुई थी, उनके, नहर हमेशा जब भी होती है, बहुत सारी जगहों पे नहर का जो एक किनारा होता है या दोनों किनारों पे रास्ता बना दिया जाता है गुजरने का, गाड़ियां भी, मोटरसाइकिलें भी, साइकिलें गुजर सकती हैं।
तो लोग इसलिए समझते थे कि कोई मोटरसाइकिल की लाइट है रात को, अक्सर वो नज़र सिर्फ रात को आती थी लाइट कि मोटरसाइकिल की रात है, लेकिन मोटरसाइकिल नज़र नहीं आता था। फिर वही रोशनी ज़मीन के अंदर खेतों में भी नज़र आती थी। लोग परेशान होते थे ये क्या है, लेकिन उसके बाद ये बात मशहूर होने लगी, जो कोई भी उस रोशनी को देखता था उनका नुकसान होता था। वो जो रोशनी सी थी वो कोई अच्छा साइन नहीं थी, उसको जो भी देखता उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। ये बातें थीं जो लोगों ने मशहूर कर रखी थी। हकीकत में इसका क्या ताल्लुक था कोई भी नहीं जानता था, लेकिन हरप्रीत सिंधु कहते हैं जो हमारी फैमिली के बड़े थे, अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो चुके, जिन दिनों में वो जवान थे, उन्होंने अभी तक रोशनी को तो नहीं देखा था, लेकिन घर के अंदर नुकसान हो रहे थे। कभी गाय बीमार हो जाती, इलाज वगैरह कराते, बिल्कुल ठीक होती, और अगली सुबह जब वो उठे तो देखा गाय मर चुकी है। कभी बछड़ा बीमार होकर मर जाता, कभी बकरी मर जाती। ऐसे कोई ना कोई नुकसान होते जा रहे थे। बहुत कोशिश की कि समझ आ सके इन नुकसानों की वजूहात क्या हैं, नहीं पता लग सका। तो उन्हीं दिनों वो कहते हैं मेरे दादाजी ट्रेन में एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान उनकी एक पंडित से मुलाकात हुई। पंडित उनकी आंखों में देखता रहा और कहा, लगता है आप बहुत परेशान हैं। कहा, हाँ, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होए जा रहे हैं, एक के बाद एक वाक़या के नुकसान होते जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। उस पंडित ने कहा, 125 रुपया, 1 रुपया 4 आने। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी। ये मैं लूँगा, ख़त लिखूँगा और उसमें बता दूँगा कौन है क्या है, ठीक भी कर दूँगा। कहते हैं हालात इतने परेशान कुन हो चुके थे, जो ज़मीनों वाले थे, दूध, गाय, भैंसें, सब कुछ था, उनके लिए उस वक्त इतनी परेशानी थी कि 125 रुपया भी इकट्ठा करना मुश्किल था। खैर जैसे कैसे उसको 125 रुपया दिया और जो अता पता लिखवाना था उसको लिखवा दिया। उसने कहा, ये मत सोचना कि मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ बताऊँगा नहीं, तुम्हारे घर चिट्ठी भेजूँगा, सब बता दूँगा और हल भी कर दूँगा। जैसे हरप्रीत सिंधु के जो दादा थे उनको यकीन था कि ये सच बोल रहा है। सफ़र ख़त्म हुआ, वो अपने राह चला गया, ये अपनी राह चले गए। तो कुछ दिनों के बाद एक उनको चिट्ठी मौसूल हुई और उस चिट्ठी में वाकई उस पंडित ने एक एक बात लिखी थी, यहाँ ज़मीनें हैं, यहाँ तुम्हारा रकबा है, यहाँ तुम्हारा ट्यूबवेल है, यहाँ तुम्हारा ये है, यहाँ तुम्हारा ये है, तुम्हारी ये पहले मरी फिर ये हुआ। एक एक चीज़ लिखी थी, यहाँ तक कि उस औरत की तरफ भी उस चिट्ठी में रुख मोड़ दिया गया कि तुम्हारी इस तरह की एक रिश्तेदार भी है, इस तरह हुलिया है, इस तरह है, इस तरह है, और वो जो औरत है वही है जो तुम्हारे घर के ऊपर काला जादू कर रही है, और उस जादू की नतीजे में तुम्हारी नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। क्योंकि मैंने तुमसे 125 रुपया लिया था तो ये लो, उसका तोड़ भी कर देता हूँ। बट एक ध्यान करना, सरदार हो, अपने उन तमाम चीज़ों की पाबंदी करना जिनसे तुम्हें रोका गया है, उसकी तरफ मत जाना। और वाकई फिर वो कहते हैं ऐसा ही हुआ कि जादू का तोड़ हो गया। वो औरत भी पता लग गई और मना किया चिट्ठी में उसको बताना मत, अब उसका जादू का वार ख़त्म हो जाएगा, वो खुद बीमार पड़ जाएगी। वार भी ख़त्म हुआ और वो बीमार भी पड़ गई और जादू का तोड़ भी हो गया। लेकिन उसने मना किया था कि सरदार हो तो जिन चीज़ों से रोका है वो ना कहना। वो कहते हैं मदर भाई, हम सरदार हैं तो हमें गोश्त और शराब से रोका जाता है। कुछ अर्सा तो वो रुके रहे, लेकिन फिर से शराब और मीट में वो दोबारा से लग गए। फिर से काफ़ी अरसा वो रुके रहे थे, सब कुछ सुकून में आ गया था, लेकिन जब फिर से लग गए तो फिर से मामलात ख़राब होते गए। अब कभी ट्यूबवेल के अंदर ख़राबी आ जाती, उसको ठीक कराते, तो कभी घर की कोई और चीज़ ख़राब हो जाती। हर चीज़ कोई ना कोई मसला आता जा रहा था, रुकावटें होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, किस वजह से रहा है। एक रात उनका एक कज़न, उसने ख्वाब देखा जिस ज़मीन पर वो हल चलाते थे, जहाँ पे उनका ट्यूबवेल था, उसकी बिल्कुल ट्यूबवेल के साथ वाला जो हिस्सा था,
वहीं वो ख्वाब में देखता है कि कोई हस्ती आई है और उसके ख्वाब में उसको आके कहा है ट्यूबवेल का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है जिनका यहाँ पे बसेरा है, नीचे वो रहते हैं इस ज़मीन के टुकड़े के नीचे। अब अगर तुम चाहते हो तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम्हारा कोई मसला ना हो, तो इस जगह पे हल ना चलाना, इसको खाली छोड़ दो। और दूसरा, अपना कोई बच्चा इस जगह पे मुस्तकिल बिठा दो, वो यहां टाइम गुजारा करे। ख्वाब देखा, अजीब सा ख्वाब था, उठा बड़ों को बताया कि इस जगह पे उन्होंने कहा है, ख्वाब में एक हस्ती ने आके बच्चा मुस्तकिल बिठाओ, और उन्होंने ये भी निशानी दी है कि तुम्हारी उन नहरों पे जो वो रोशनी सी नज़र आती है वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। मैं वहाँ पे फिरता हूँ और लोगों का नुकसान करता हूँ, अब तुम्हारा भी करना शुरू कर दिया है। नहीं यकीन तो जाके नहर पे मुझे देख लो। उन्होंने ख्वाब को ख्वाब समझा और कहा ये कैसी बात है, कैसा ख्वाब है, समझ ही नहीं आ रही, अजीब सा ख्वाब है। और दूसरा, हम तो वैसे भी सरदार हैं, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि हम अपने कोई बच्चा इस जगह पे इस तरह बिठा दें कि वो मुस्तकिल बैठे, हम ये काम नहीं कर सकते। उन्हीं दिनों में उनके एक बंदे का नहर की तरफ चक्कर ही लगा और वाकई उसने भी उस रोशनी को देख लिया। वो एक गोला सा था, फुटबॉल से भी बड़ा गोला, रोशनी का तेज एक गोला सा था जो उड़ता हुआ एक नहर से दूसरी नहर के ऊपर गया और नहर के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। ये रात का टाइम था, हर तरफ अंधेरा था। आज चांद भी अगर निकला था तो बहुत हल्का चांद था, चांद की रोशनी भी नहीं थी, घुप अंधेरा सा था। और जब वो शख्स नहर के किनारे पहुंचा तो एक रोशनी दूर से उसने देखी, ये क्या है। तो वो रोशनी आते आते बिल्कुल उसके करीब आई और उसके करीब से फिर दूर जाना शुरू हो गई। एक नहर के ऊपर आई और उसके ऊपर से उड़ती हुई दूसरी नहर जो उसके बिल्कुल करीब थी वहां पे आके रुक गई और वह रोशनी गोल घूमे जा रही थी। ये क्या है, ये कैसी अजीब सी रोशनी है। और उसके बाद देखा उसी रोशनी ने एकदम से उड़ी है, तेजी से ऊपर की तरफ चली गई है। वो इतना समझ गया कि ये किसी भी मोटरसाइकिल की रोशनी नहीं है, कोई मोटरसाइकिल यहां पे नहीं था। ये रोशनी पहले सीधी आई है, फिर उस तरफ वाली नहर की तरफ गई है, फिर जो मेरी तरफ नहर थी उस तरफ आई है, ऊपर आके खड़ी रही है, घूमती रही है, ऊपर चली गई है। ये कोई ज़रूर माजरा है। अपने घर गया, खाना शाना खाया, रूटीन का जिस तरह वो एक चक्कर लगा था, सब कुछ बेहतरीन था, सो गया। और जब सुबह उठा तो उसकी भैंस मर चुकी थी। घर वालों से पूछा क्या हुआ भैंस को, सबने कहा ये रात तो बिल्कुल ठीक थी, इसको कुछ भी नहीं था, इस समझ से बाहर है, एकदम से ये कैसे मर गई। मरने की रीज़न किसी को भी मालूम ना हो सकी। तो उसने कहा हाँ मैंने रात उस रोशनी को ज़रूर देखा था। उन्होंने कहा कौन सी रोशनी, वो मनहूस रोशनी जिसको देखने से नुकसान होता है। उसने कहा हाँ ऐसे ऐसे मैंने उसको देखा है। तो घर वालों ने कहा फिर इसका मतलब है वो बात सच है। वो ख्वाब में भी जो इशारा दिया गया था कि मैं घूमता हूँ जो देख के नुकसान करता हूँ, यकीन ना आए तो देख लेना, तुम क्या ख़ास देखने गए थे। उसने कहा नहीं, मैं तो अचानक वहाँ पे गया था और मुझे वो रोशनी नज़र आ गई थी। अब ये बात तो माननी पड़ गई, ख्वाब भी सच्चा है, वही है और फिरता रहता है, और अगर नुकसान देता है तो अब इसका एक ही हल है। बच्चा तो हम बिठाने से रहे यहाँ पे, तो किसी पाथी को बुला के पाठ करा लेते हैं। वो अपनी एक इबादत को उन्होंने मुझे एक्सप्लेन भी किया, पाठ कहते हैं। तो दूसरे गांव में जो पाथी रहता है उसको बुलाया जाए और यहाँ पे पाथी से पाठ कराते हैं। जिस तरह हमारे मज़हब में, जिस तरह इस्लाम में ख़त्म दिलवाते हैं, कोई बैठ के पढ़ते हैं, इस तरह उन लफ्ज़ का पाठ। पैगाम पहुंच गया दूसरे गांव में मौजूद जो पाथी था कि आओ और यहाँ पे आके पाठ करना है। वो अपने साइकिल पे रवाना हुआ। दिन की रोशनी थी। वो नहर के किनारे अपनी साइकिल को आराम से चलाता हुआ उसी रास्ते की तरफ आ रहा था जो उसको एड्रेस समझाया गया था कि एक जगह पे कीचड़ सा बना हुआ था। जैसे कोई नहा के नहर से बाहर निकलता है तो पानी गिरने की वजह से वो कीचड़ सा बन जाता है, वो कीचड़ सा था। उसने स्पीड आहिस्ता की कि मैं आराम से गुजरूं, कहीं
स्लिप ही ना हो जाऊं, गिर ही ना जाऊं। वो कहता है मैं जैसे ही उस जगह के करीब पहुंचा तो मेरी साइकिल बकायदा ऊपर की तरफ उठी है, जैसे नीचे से किसी ने मेरी साइकिल को उठा दिया हो, और उठा के मैं भी साइकिल के ऊपर ही बैठा हुआ था। और साइकिल मेरी जैसे ही ऊपर उठी है तो उसके बाद ऐसे पटक दिया गया है, और जब मैं और मेरी साइकिल ज़मीन पे पटके गए हैं, बकायदा उठा के गिरा दिया गया है। तो कमाल बात यह थी कि मैं जिस रुख को आ रहा था, जब मुझे पटका गया तो मेरा रुख वापस मोड़ दिया गया। जब ज़मीन पे मैं और साइकिल समेत गिरा हूँ तो मैंने देखा साइकिल का रुख वापसी की तरफ मोड़ दिया गया था। अब मैं जितना सफ़र तय कर चुका था, वापस जाता तो नुकसान हो जाता। मेरे हवास बाख्ता हो गए और मैंने पैदल ही, बजाय साइकिल चलाने के पैदल ही साइकिल पकड़ा, जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ भागना शुरू कर दिया साइकिल समेत। जिनने बुलाया था पाथी को पाठ कराने के लिए, वो देखते हैं कि कीचड़ में लथपथ पाथी साइकिल हाथ में लिए भागता हुआ आ रहा है, चला नहीं रहा। परेशान हो गए और उसको रोका और कहा ये कैसी हालत है, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं आ रहा था तो कीचड़ में बकायदा साइकिल उठा के पटका है किसने ज़मीन में, और मैं इतनी बुरी तरीके से कीचड़ में घिरा हूं कि मेरा रुख भी मोड़ दिया गया, जैसे कोई इशारा कर रहा हो वापस जाओ। लेकिन फिर भी मैंने साइकिल उठाई, फिर भी वापस जाने की बजाय आप लोगों की तरफ भाग आया हूं, ज़िंदगी बचाया हूं, पता नहीं क्या हुआ है। गाँव वालों ने कहा खैर चलें, अब तुम मुँह हाथ धो लो, आ ही गए हो, नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, पाठ करना है। उसको नहलाया धुलाया गया, साफ़ सुथरा करके जब पाठ के लिए बिठाया गया, उसको बताया गया कि पाठ क्या करना है, तो बताया गया कि वहाँ उस जगह पे ट्यूबवेल के पीछे इस तरह का माजरा है और उसके लिए पाठ करना है। वहाँ पे कोई एक है जो रहता है, उसी के नीचे रहता है, लाइट बन के फिरता है, लोगों को नुकसान देता है। तो वह एकदम से चौंका, जो पाठ शुरू करने लगा था, गर्दन ऊपर उठाई और बोला मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तैयारी करके आता, मुझे अब समझ लगी है, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, तभी मेरे साइकिल को उठा के इस तरह मुझे पटका गया है और वापसी का रास्ता दिखाया गया है कि वापस जाओ। अब मैं समझा हूँ वो किस वजह से किया गया है। बहरहाल मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ अपनी तरफ से। उसने बैठ के और गाँव वालों ने बैठ के उनका एक जो तरीका होता है पाठ करने का, उन्होंने पाठ अदा किया। उसके बाद उन्होंने, पहले तो वो डर गया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो गाँव वालों ने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहो, पैसा जितना मांगोगे हम दे देंगे, बस पाठ करो। और आखिर मजबूर होकर उसने पाठ किया, पाठ मुकम्मल हो गया, वो चला भी गया। अब गाँव वाले इस उम्मीद में थे कि जो भी वहाँ पे है अब उसको बेहतरी पाएंगे, मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी नुकसान जो थे अभी तक होए जा रहे थे। अभी भी कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाती, अभी भी कोई ना कोई जानवर बीमार हो गया था, मर जाता, इस तरह चल रहा था। तो वो परेशान हो गए। उन्हीं का एक रिश्तेदार था, वो बहुत ही गुस्से वाला था। जब उस तक ये मामलात पहुँचे, उसने कहा ये क्या मजाक बना रखा है, ज़मीन के इस टुकड़े के नीचे कोई है, वो रोशनी बन के फिरता है, वो नुकसान देता है, वो ये देता है, किस दौर में जी रहे हो, कौन से भूत प्रेत, कौन से इस तरह की बातें, ख्वाब देखा, ख्वाब तो होता ही ख्वाब है, उसको तुम लोगों ने दिमाग पे सवार कर लिया, कोई पागल तो नहीं हो गए हो, क्या हो गया है, कहाँ है वो ज़मीन, दिखाओ मुझे। वो भी वहीं रहता था, मामलात उस तक नहीं पहुँचे थे, उन्होंने बताया नहीं था। जब उसको बताया गया तो वो उस जगह पे पहुँचा जहाँ पे ज़मीनों के बीच में एक ट्यूबवेल लगा हुआ था। ट्यूबवेल के पिछले वाला जो हिस्सा था वो वाली जगह थी जो अब काफ़ी अरसे से वो खाली छोड़ रहे थे, जब से वो ख्वाब देख रहे थे, इशारे मिल रहे थे। उसने कहा ये वाली जगह कह रहे हो, यहाँ पे बसेरा है वो उस चीज़ का जो ये ज़मीनें नहीं होने देती और ये वो करती है, इसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो। उसने कहा क्या ख्वाब क्या है, मुझे बताओ तो सही, मैं भी तो सुनूं, क्या ख्वाब देख बैठे हो? तो उन्होंने उसको अपना ख्वाब सुनाया कि उसने कहा या तो बच्चा बिठाओ यहाँ पे, मुस्तकिल एक बच्चा बैठे। उसने कहा इसका मतलब क्या है? उसने कहा जिस तरह एक गद्दी नशीन बनाया जाता है, एक मुस्तकिल बच्चा बैठा रहता है और वहीं पे साधु बन जाता है, या क्या नाम देना चाहिए, मुस्तकिल वहाँ पे जिस तरह बिठाया जाता है, उसको वहाँ उठना बैठना सोना बिछोना उसका वहीं पे करो, उसका वहीं पे पक्का डेरा लगवाओ।
तो उसने कहा हम तो सरदार हैं, हमारे मज़हब में तो ये जायज़ ही नहीं है। दूसरे मज़हब में ये होता है कि कोई बच्चा होता है तो वहीं पे ही मुस्तकिल डेरा उसका लगा दिया जाता है, बच्चा उठता बैठता खाता वहीं पे है, सोना भी वहीं पे होता है, घर वाले उसको रोटी दे आते हैं, तो यानी एक बच्चा हम मुस्तकिल इस काम पे बिठाएं। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, तुम लोग अभी भी इन बातों पे यकीन करते हो, छोड़ दो। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ, देखना मैं करता क्या हूँ, मैं बिल्कुल इनका बंदोबस्त कर देता हूँ। उसने क्या किया, वो अपने घर गया और कहा कल मैं यहाँ आऊँगा, बेफिक्र हो जो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जो भी हस्ती है ना इसके साथ मैं निबड़ लूँगा, मैं देख लेता हूँ क्या करती है ये हस्ती ऐसी। एक ख्वाब के ऊपर तुम लोग चल पड़े हो और ये वो करने जा रहे हो। ये बात देखने को तो वाकई कुछ लोग कह रहे थे यार बात तो सच है, एक ख्वाब देखा, रोशनी तो है, लेकिन रोशनी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, उस रोशनी ने आपको भी नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है ये बात मान लेते हैं, लेकिन ख्वाब में ये नज़र आना कि ये जो रोशनी है वो इसी ट्यूबवेल के नीचे उसका बसेरा है, ट्यूबवेल के नीचे ही वो रहती है, या किसी बच्चे को मुस्तकिल बिठाओ या फिर यहाँ पे ज़मीन नहीं उगानी, ये वाला पूरा एरिया जो है अच्छा खासा ये ज़मीन का छोड़ देना है, ये क्या एक ख्वाब के ऊपर तुम लोग करने लगे हो। उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, नहीं वो ठीक कर रहा है, कल हम भी वहाँ पे पहुँचेंगे। कल उसने बगैर किसी को बताया कि इससे पहले कोई आए मुझे रोके, वो घर से उसने ट्रैक्टर निकाला और ट्रैक्टर निकाल के वहीं पहुँचा उसी जगह पे जहाँ ट्यूबवेल के पीछे उसको कल वो जगह दिखाई गई थी। ट्रैक्टर उसने साइड पे खड़ा किया, उस जगह का बगौर मुआयना किया, इर्द गिर्द घूमा, उस जगह के ऊपर पाँव मार के देखा कि नीचे कुछ है तो नहीं। वो एक बिल्कुल आम सी ज़मीन थी, जिस तरह बाकी ज़मीन थी उसी तरह ये भी ज़मीन थी, कुछ भी उसको ख़ास महसूस नहीं हुआ। ये दिन की रोशनी थी जब वो खड़ा उस ज़मीन को चेक कर रहा था। जब तसल्ली कर ली कि ये ज़मीन का ही टुकड़ा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो उसी वक्त वो अपने ट्रैक्टर की तरफ बढ़ा। वो नहीं जानता था कि जिस वक्त वो अपने ट्रैक्टर की तरफ बढ़ा तो उसी वक्त उसके घर के अंदर जो मोटर जल रही थी, वो एक दिन पहले ही उन्होंने ठीक करवाई थी, उसी वक्त वो जैसे ही ट्रैक्टर के ऊपर सवार हुआ, मोटर चलना बंद हो गई। उस वक्त पानी का टाइम था, पानी लाजमी चाहिए था। वो नौकर गए, मोटर को चलाने की कोशिश की, मोटर को चला चला के थक गए, मोटर नहीं चल सकी। वो अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठा, उसने चाबी लगाई जो अभी कुछ देर पहले वो लेके आया था, उसने बंद करके खड़ा किया था कि मैं विज़िट करूं, उसके बाद मैं इसको चलाता हूं। ट्रैक्टर के ऊपर बैठा, चाबी जैसे उसके अंदर लगाई तो स्टार्ट करने से पहले बोला, ले भी पीर, तेरी ज़मीन को मैं उखाड़ने लगा हूँ, यहाँ पे हल चलाने लगा हूँ, तेरे से जो होता है तू कर ले, देखा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये वो ऊंची ज़बान में बोल रहा था कि अगर कोई वहम परस्त यहाँ सुन ले तो वो भी सुन ले, और यहाँ कोई है दबा हुआ इस जगह में तो वो भी सुन ले, मैं उसकी ऐसी की तैसी फेरने लगा हूँ। उसने चाबी लगाई, स्टार्ट किया तो ट्रैक्टर स्टार्ट ना हुआ। दोबारा से उसने सलफ मारा, ट्रैक्टर गैंग 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 करता रहा, स्टार्ट ना हुआ। एक शख्स जो करीब आया उसने कहा ये ट्रैक्टर इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि तुम उसी जगह पे हल चलाने लगे। उसने कहा ये वहम की बातें, मशीन है ख़राब हो गई है। तो इतनी देर में भागता हुआ कोई आया, उसने कहा, आवाज़ दे के कहा उसी ट्रैक्टर वालों के कि मोटर नहीं चल रही। तो उसने साथ खड़े शख्स को कहा जा यार ज़रा देख के आप मोटर क्यों नहीं चल रही। उसने फिर से ट्रैक्टर को स्टार्ट किया तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। वो खुद ही मुस्कराया और कहा मशीनरी चीज़ थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। वहम परस्त लोग इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं। उसने गियर लगाया और जैसे ही चलाने लगा है ट्रैक्टर तो उसकी निगाह सामने उसी जगह पे पड़ी है, ट्यूबवेल के बिल्कुल बैक साइड पे, तकरीबन ज़मीन से 4 से 5 फुट ऊंचा एक सांप ऐसे कुंडली निकाल के बैठा हुआ था, काला स्याह सांप। ऐसा सांप जिसको देखते ही वो बहादुर बंदा जो तोहम परस्त नहीं था, ऐसी बातों को नहीं मानता था, उसकी भी एक दफ़ा जान निकल गई कि वो जो सांप बैठा था इतना बड़ा था ज़मीन से कि 4 से 5 फुट ऊपर, ऐसे जिस तरह सांप मीट में बैठा होता है, उसको क्या कहते हैं, इस तरह करके जो बैठा होता है। सबसे बात जो उसको देख के डर लग गई, वो सांप को देख के नहीं डरा,
वो जो सांप ज़मीन से 4 फुट ऊंचा बैठा हुआ था, उसके पीछे वाली साइड पे बाल थे, ऐसे जैसे घोड़े के गर्दन पे बाल होते हैं। उस सांप के दोनों तरफ बाल थे जो इतने बड़े बड़े थे, तकरीबन 4-4, 5-5 इंच बड़े बाल दोनों साइडों पे लहरा रहे थे। कभी सांप जो कुंडली मार के ऐसे बैठा होता है, कभी उसकी बैक साइड पे बाल नहीं देखे होंगे किसी भी इंसान ने। वो एक ऐसा सांप था जो एक तो इतना बड़ा काला स्याज के 4 से 5 फुट ऊपर उठा बैठा था ज़मीन से, और उसकी पीछे वाली साइड पे बाल ही बाल थे। घोड़े की गर्दन पे जिस तरह बाल होते हैं वैसे उसकी गर्दन पे बाल थे, और वो लहरा रहे होते हैं, जैसे ऐसे हल्के हल्के लहरा रहे थे। हवा से नहीं कि हवा चलती है तो बाल लहराते हैं, नहीं, वैसे ऐसे हल्के हल्के हिल रहे थे वो बाल। और उसके बावजूद उसने देख लिया, खौफ जो उसके ऊपर तारी हो गया, क्योंकि वो ट्रैक्टर का गियर लगा चुका था स्टार्ट करने के बाद और चलाने ही लगा था कि उसकी निगाह सांप पे पड़ी। और उसने जैसे उस सांप को देखा जो कुंडली मार के ऐसे फुंकार रहा था, बैठा था, बालों वाला सांप, तो खौफ के आलम में उसके पाँव से वो जो क्लच था ट्रैक्टर का वो छूट गया, इस अंदाज में कि ट्रैक्टर जिस तरह चल पड़ता है। हवास बाख्ता हो गया, खौफजदा हो गया और गियर लगा के छोड़ बैठा ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर आगे की तरफ चल पड़ा, उसी तरफ जिस तरफ वो सांप बैठा था। और ट्रैक्टर से जैसे ही चला है तो एक कड़क की आवाज़ आई है। ट्रैक्टर का जो बेल्ट था वो टूट गया, और उसी लम्हे वो कहते हैं उसके घर के अंदर एक खड़ी हुई जो बकरी थी, वो कहते हैं एकदम से गिरी है ज़मीन पे और बकरी तड़पना शुरू हो गई है और मर गई है। ट्रैक्टर तो उसी जगह पे रुक गया था, उस सांप तक तो नहीं पहुंच सका। लोग भी इतनी देर में बाकी आ गए जिनको पता लगा कि वो ट्रैक्टर चलाने लगा है। जब लोग भी पहुंचे तो उसने मुलाजिम भी पहुंच गए कि क्या हुआ, तो एकदम से जैसे हवास बाख्ता था, होश में आया और कहा यहाँ पे एक सांप था। बस इतना ही उसके मुंह से निकल सका। सांप कैसा था ये नहीं बता सका। तो वो नौकर ढूंढना शुरू हो गए कि आम एक सांप होगा, तलाश करना शुरू हो गए, लेकिन कहीं पे भी सांप नहीं था। और उसको बताया गया कि मोटर सड़ चुकी है, बकरी मर चुकी है। और ट्रैक्टर को जब उसने उठा और लोगों ने कहा क्या हुआ, ट्रैक्टर को देखा तो उसका बेल्ट टूट के नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। तब उसकी खौफ की जो कंडीशन थी उससे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत ज़्यादा डर गया है, कुछ हुआ है। वो उनको सहारा लेके गए, बिठाया, पानी पिलाया और कहा क्या हुआ। तो उसने बताया मैंने एक ऐसा सांप देखा है जिसके पीछे बाकायदा बाल थे, बड़े बड़े 4-5 इंच बड़े, इस साइड से 4, लेफ्ट साइड से भी 4-5 इंच बड़े और राइट साइड पे भी 4-5 इंच बड़े बाल जो हल्के हल्के लहरा रहे थे, यहाँ तक कि हवा नहीं है। कहता है मैं समझ गया वो ये सांप नहीं हो सकता, वो कुछ और ही था जो सांप का रूप धारे हुए था। तभी ट्रैक्टर को भी वहाँ से हटा दिया गया और फिर फैसला किया गया कि इस जगह पे दरख्त लगा दिया जाए और दिया जला दिया करो ताकि जो भी है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उसने ख्वाब में फिर से भी कहा था कि अगर बच्चे को बिठा दोगे तो जो नुकसान कर रहा हूं ये रोक दूंगा और दौलत ही दौलत दूंगा, दौलत के अंबार लगा दूंगा, फ़ायदे ही फ़ायदे दूंगा। लेकिन उसके बाद वो लोग इतना डर गए कि उस जगह पे सिर्फ एक दरख्त लगाया, जो दरख्त बड़ा होके आज भी उस जगह पे दरख्त मौजूद है और लोग वहाँ पे जाके आज भी दिया जलाते हैं। वो कहते हैं वो आज भी जो नहरें हैं, दोनों नहरें, आज भी उन दोनों नहरों पे कभी कभी वो जो गोले की तरह रोशनी थी वो आज भी नज़र आती है, जैसे आज भी वहाँ पे वो मौजूद है। और वो जो दरख्त बहुत बड़ा तनेदार, नीचे से बहुत मोटा उसका तना हुआ है, वो दरख्त बन चुका है, उस दरख्त पे आज भी लोग उसी खौफ से दिया जलाते हैं। क्योंकि आखिरी ख्वाब उसी लड़के ने जो देखा था तो उसने कहा था अब दरख्त लगा दिया है, इस पे दिया जलाते रहना वरना बहुत नुकसान दूंगा। तो कहते हैं फिर जब से उस दरख्त पे दिया जलाते रहे, जब वो छोटा सा दरख्त था तो दिया उसके नीचे रख देते थे, दरख्त की बिल्कुल साइड पे दिया जलता था। दरख्त बड़ा होता गया तो वो दरख्त के ऊपर रखते गए, अब वो दरख्त एक तनावर दरख्त बन गया है और आज भी उसके ऊपर दिया जलाया जाता है। रोशनी को आज भी लोग देखते हैं। सिर्फ कहते हैं फ़र्क, तब्दीली ये आई है कि अब उस रोशनी को देखने से लोगों का नुकसान नहीं होता।
लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने उस रोशनी को देखा है जो एक वाइट सी रोशनी है। आज टेक्नोलॉजी है, आज गाड़ियां हैं, आज जीपें हैं, आज ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा हैं। हर वो चीज़ जिसके आगे लाइट लगी हुई है वो हर जगह पे नज़र आती है, चाहे दिन हो या रात के टाइम। दूर से आती हुई गाड़ी की लाइट बिल्कुल उसी लाइट की तरह होती है जो कहानी में मैंने आज को आपको बताई कि जिस दौर में ये टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, कारें जीपें कम थी, साइकिल ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, इक्का दुक्का मोटरसाइकिल होती थी, तो लोग यही समझते थे कि शायद दूर से ये जो रोशनी नज़र आ रही है ये किसी मोटरसाइकिल की है। आज हो सकता है बहुत सारे लोग उस रोशनी को देख रहे हों, लेकिन वो यही समझते होंगे कि ये किसी कार जीप मोटरसाइकिल की रोशनी है। शायद कोई ध्यान नहीं देता, हो सकता है असल में वो उसी तरह की रोशनी हो जो उस वक्त भी लोग देखते थे तो उनको नुकसान करती थी। सिर्फ फ़र्क आज ये है कि वो नुकसान नहीं कर रही। कभी वो रोशनी ज़मीनों के बीच में नज़र आती है और कहीं कभी नहर के ऊपर। मुझे किसी ने इस तरह की वीडियो भी भेजी थी और मुझसे पूछा था कि ये बताइए, ये वीडियो में एक लाइट नज़र आ रही है, ये क्या है? वो एक रात के टाइम बनाई गई वीडियो है जिसमें अंधेरा घुप है और उसमें ऊपर आसमान पे बिल्कुल इसी कहानी की तरह फुटबॉल जितनी बड़ी एक रोशनी है नज़र आती है और गायब हो रही है। जिन्होंने वीडियो बनाई है वो नीचे बोल भी रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या कोई रोशनी, कोई लाइट नीचे से मार रहा है या इतनी कैसे लाइट इतनी ऊपर तक जाती है, बड़ी गहरी सी लाइट है। मैंने उस वीडियो के बारे में उनको नीचे लिखा, वॉइस मैसेज किया कि मैं हतमी राय कायम नहीं कर सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। हो सकता है कोई तेज़ तरार ऐसी लाइट ही हो जो नीचे से कोई मार रहा हो, क्योंकि अब तो ऐसी ऐसी बीम आई हुई है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी पेट्रोल पंप या ऐसी जगहें बनी होती हैं तो वो दूर आसमान तक लाइट मारते हैं ताकि लोगों को पता लग सके इस सिमत में पेट्रोल पंप है या फलान जगह पे है। तो हो सकता है किसी ने ऐसी लाइट ही ऊपर आसमान पे लगाई हुई हो, या हो सकता है जिस तरफ आपका शक जा रहा है, हिडन एंटिटी, छुपी हुई मखलूक, जिन्नात, उनमें से हो। लेकिन क्योंकि ये क्लियर नहीं है, रात का टाइम है, अंधेरे वाली वीडियो है और दूसरा सिर्फ लाइट है, तो इसलिए मैं राय तो कायम कर सकता हूँ, हतमी राय कायम नहीं कर सकता। लेकिन उस लाइट को देख के हाँ ये ज़रूर लगता है जो कहानी में आज मैंने कहा, वो एक रोशनी सी नज़र आती, नहर के ऊपर आके खड़ी हो जाती, गोल घूमती और ऊपर चली जाती, ज़मीनों के ऊपर घूमती रहती थी। वो वीडियो वाली जो लाइट है बिल्कुल ऐसी ही है जैसे इस कहानी में है, क्योंकि कहानी वाली लाइट तो उस वक्त की लाइट है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो है आज के दौर की है तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसा इस्तेमाल हो गया हो। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को ढूंढ के आपके साथ शेयर भी करूं। आज की कहानी को याद रखिएगा, इस कहानी के हवाले से वो वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। तो हरप्रीत सिद्धू भाई, आप मज़ीद भी कुछ वाक़यात थे जो कह रहे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आज भी आपके इलाके में हो रहे हैं, ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं अगली कहानी का हिस्सा बनाऊंगा। आप लोग भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं क्योंकि जो आज की मैंने कहानी सुनाई है ये आज भी उनके गांव के अंदर हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। सिवाय इसके तब्दीली ये आई है, वहाँ पे एक दरख्त है, दिया जलता है और वो लाइट आज भी बहुत सारे लोगों को नज़र आती है। सिद्धू भाई, अगर वीडियो में कहीं किसी को वो नज़र आ जाए तो ज़रूर मैं चाहूँगा वीडियो मेरे साथ शेयर करें, मैं वो भी लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर, जिस पे आप स्टोरी भेजेंगे, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे पाकिस्तान से बाहर वाले 0092 313655500। मैं रिपीट करूंगा 0092 313655500। और पाकिस्तान से अगर भेजना हो तो डायरेक्ट 031366555500। आप वॉइस मैसेज करें या स्टोरी लिख के भेजें, दोनों सूरतों में अपने आखिरी लफ्ज़ स्टोरी STORY लाजमी लिखना है। OCS भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टोरी या OCS लाजमी लिखें। होता यह है जहाँ पे इतने ज़्यादा मैसेज आए होते हैं, जहाँ पे भी मुझे स्टोरी लिखा हुआ आता है तो उसको खोल के नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूँ और जैसे ही आपका नंबर आता है तो कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।